देखिए, पिछला क्लास में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन देखा था। सो आगे बढ़ने से पहले शुरू का कुछ मिनट हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म आप लोगों को मैंने बताया था पीरियोडिक मोशन, एक ऐसा मोशन जो अपने आप को इक्वल टाइम इंटरवल पे रिपीट करेगा, वो पीरियोडिक मोशन होगा। और पीरियोडिक मोशन के बाद मैंने आपको बताया था ऑसिलेटरी मोशन, जो पीरियोडिक तो होगा, इक्वल टाइम इंटरवल पे अपने आप को रिपीट तो करेगा, लेकिन दो बाउंड्री के बीच में होगा, दो कन्फाइंड बाउंड्री के बीच में होगा। ये होगा तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन। और यही ऑसिलेटरी मोशन अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड पर हो तब उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बारे में मैंने एग्जांपल आपको लिया था एक पेंडुलम का। आइए उस एग्जांपल को यहां पे एक बार लिख लेते हैं। मैंने एक धागा में एक ईंटा बांध करके लटका दिया और इस भारी से ईंटा को हम लोग बोलते हैं बॉब। इस पर mg कहां लगेगा? mg लगेगा नीचे, और धागा में टेंशन कहां लगेगा? तो टेंशन लगेगा ऊपर। बताओ ये कहां जाना चाहेगा बॉब? कहीं नहीं, जहां है वहीं पे रहेगा। जितना फोर्स नीचे है उतना फोर्स ऊपर है। मतलब इस पॉइंट पर अगर आपसे बोले कि नेट फोर्स क्या है, तो इस पॉइंट पर आपका नेट फोर्स 0 है। और इसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। अगर यहां से आपसे हम टाइम पूछे तो यहां पर टाइम का वैल्यू 0 है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 है। ये शुरुआत हो गया। अब यहां के बाद क्या किया? इसको हम ऐसे करके हिट किया, कैरम बोर्ड के गोटी की तरह हिट कर दिया। तो हिट जो किया है, इसको हम कुछ वेलोसिटी दिया है u, कुछ u वेलोसिटी दिया। तो जैसा ही हम u वेलोसिटी देंगे तो ये जो बॉब है ये कहां की तरफ जाएगा? आगे की तरफ भागेगा। ये बॉब आगे की तरफ भागेगा और ये तब तक आगे की तरफ जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। मान लो इस पोजीशन पर पहुंचा तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो नीचे में तो mg लगेगा, लेकिन इस बार ये वर्टिकल से कितना एंगल चला गया है? थीटा। अब mg का दो हिस्सा हम लोग तोड़ेंगे, इसको पहले आगे बढ़ा दो, तो ये थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। mg का दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर हो गया mg cos थीटा और इस तरफ हो गया mg sin थीटा। mg sin थीटा के बारे में अगर आपसे हम पूछेंगे कि mg sin थीटा क्या है, तो बोलेंगे ये रीस्टोरिंग फोर्स है। एक ऐसा फोर्स है जो इस बॉब को वापस लाना चाह रहा है, तो ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा। mg sin थीटा के बारे में पूछेंगे आपसे क्या है, तो आप कहिएगा कि ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है। यहां पर पहुंचा, यहां पर टाइम कितना बीता है? तो समथिंग t बीता है। और यहाँ पे दूरी कितना तय किया है? तो समथिंग y दूरी तय किया है। तो यहाँ पे टाइम बीता है t और दूरी तय किया है y, लेकिन अभी वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं है। 0 नहीं है वेलोसिटी, इसका मतलब ये और आगे जाएगा। ये तब तक आगे जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। मान लो ये यहां पर पहुंचा और यहां पर पहुंच करके इसका वेलोसिटी हो गया 0, इसका वेलोसिटी हो गया 0। अब ये और आगे जाने वाला नहीं है, तो ये y का सबसे बड़ा वैल्यू है। यहां पे y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और y के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड, y के मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, कैपिटल A से इंडिकेट कर देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू का एम्पलीट्यूड कहते हैं।
और यहां पर आप देख सकते हो कि एंगल जो है अब उससे बड़ा बनेगा। तो कुछ चीजों पर अब ध्यान दो। बोलेंगे किस चीज पे ध्यान दे सर? तो बोलेंगे देखो यहां पर भी रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा और ये होगा mg साइन थीटा नॉट, और y का वो मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पे y का वैल्यू 0 है। इसको भी यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं हम लोग, इसको काहे को दूर रखा जाए। और देखिए हम लोग नोटिस क्या कर रहे हैं, हम लोग नोटिस किया when y is increasing, जब y का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू बढ़ रहा है, देन तब क्या क्या हो रहा है? पहला पॉइंट, थीटा इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, जो दिख रहा है वही बोलेंगे। तो y का वैल्यू बढ़ रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा का वैल्यू आपका बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट, जब थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। हालांकि कॉस में ये नहीं होता है, कॉस में डिक्रीज कर जाता है, साइन में ये चलेगा। कॉस में क्या होता है कि कॉस 30 से छोटा होता है कॉस 60 से, छोटा होता है कॉस 90। तो कॉस में थीटा बढ़ता है तो कॉस घटता है, लेकिन साइन में थीटा बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि साइन 30 से बड़ा साइन 45 होता है, से बड़ा साइन 60 होता है, से सबसे बड़ा साइन 90 होता है। तो थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, इंक्रीज कर रहा है। शुरुआत में भी जो जा रहे हैं, अभी हम उसका बात करें जब मीन से एक्सट्रीम जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2, नंबर 3, आपका रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बोलेंगे सर एक्सेलरेशन मतलब, तो बोलेंगे देखो ये है रीस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mg साइन थीटा नॉट, एम से एम कट जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? g साइन थीटा नॉट। तो आप देख सकते हैं हर जगह पे थीटा का वैल्यू अलग अलग है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी अलग अलग होगा। और सबसे बड़ा एक्सेलरेशन कहां पर होगा? तो सबसे बड़ा एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। हाँ सर समझ गए, हमेशा याद रहेगा। सबसे बड़ा एक्सेलरेशन कहां पर होगा? तो सबसे बड़ा एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। एक्सट्रीम पोजीशन किसको बोलते हैं? जहां पर y का वैल्यू मैक्सिमम हो, जहां पे वेलोसिटी 0 हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो चलो भाई, यहाँ पे एक और बात क्या सीखा? यहाँ पे हम लोग ये सीखा एक्सेलरेशन इक्वल टू, जो कि g साइन थीटा है, इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन भी आपका बढ़ेगा, एक्सेलरेशन भी आपका बढ़ेगा। चौथा बात, आपका रीस्टोरिंग फोर्स जो कि है mg साइन थीटा, ये भी आपका क्या करेगा? बढ़ेगा, ये भी आपका बढ़ेगा। मतलब कंक्लूजन अगर आप देखो यहां पर, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, एग्री करते हो? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। आप कंक्लूजन कर सकते हो कि रीस्टोरिंग फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। y का वैल्यू ज्यादा होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू भी, जहां पे y का वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा वैल्यू है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा फोर्स का वैल्यू है। और माइनस क्या शो करता है? माइनस शो करता है कि y का वैल्यू इधर इंक्रीज कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, मतलब ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। निगेटिव यही शो करता है। कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, हम इसको प्रूव करेंगे। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा, और माइनस शो करेगा कि जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन को वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जहां पे नेट फोर्स 0 हो, जहां पे नेट फोर्स 0 हो।
तो चलो सर ठीक है सर, ये बात समझा हम लोग। अभी यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने समझा कि हम लोग यहां से यहां गए हैं। स्टेप 1 हम लोग कहां से गए? हम लोग बी से होते हुए सी होते हुए सर डी पहुंच गए हैं। सर इसको समझे कैसे अब हम लोग? तो बोलेंगे देखो, इसको समझने के लिए हम लोग सर्कुलर मोशन का हेल्प लेते हैं। याद होगा आपको, पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ये हम लोग सर्कुलर मोशन का हेल्प लेते हैं। इसमें कैसे कहानी चलता है? इसमें हम ये पाए थे कि अगर एक पार्टिकल यहां पे हम एज्यूम कर ले, जहां पे y कितना है 0, टाइम कितना है 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, इसका परछाई सामने देखेंगे, शैडो देखेंगे, y 0 है, और इस पॉइंट का नाम क्या है b। आप मिला लो इससे b पॉइंट, आप एनिमेशन भी देखे थे। उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका y में जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये आपका इंक्रीज कर रहा है। जस्ट लाइक जैसे ये आपका ये आगे बढ़ रहा है, y का वैल्यू कितना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉप पे पहुंच गया। तो ये जब ये 6 होगा तो ये B से C होता हुआ D पे पहुंच जाएगा, अर्थात एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। और यही जो y का वैल्यू होगा यही मैक्सिमम वैल्यू होगा y का, और ये y का मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग a बोलेंगे। अब ये 6 हो गया, अब ये 6 से लौटेगा तो 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो अब देखिए आप यहां से जब ये नीचे आ रहा है तो यहां आप देख सकते हैं कि 6 के बाद 5, 4, 3, 2, 1, और यहां पर जब पहुंचा तो y का वैल्यू 0 हो गया। आप देख सकते हैं कितना रास्ता तय किया, ये हाफ। आप इसका भी देखो तो ये भी हाफ तय किया है। मीन से कहां गया एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से कहां आया, तो इसका सेकंड रास्ता ये हुआ, रास्ता नंबर 2। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पे लौट आया, मीन की तरफ लौट आया। लेकिन यहां पे आकर के रुकने वाला नहीं है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से पीछे प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो जो काम आगे किया है सिमिलर काम ये अब पीछे करेगा, लेफ्ट में करेगा। अब ये इंटरमीडिएट पे जाएगा और फिर एक्सट्रीम पे चल जाएगा। तो ये फिर अब यहां पर ऐसे पहुंचेगा, यहां पर एक बार पहुंचेगा, एक बार यहां पे पहुंचेगा, नाम दे दो। तो ये B से C होता हुआ D गया, D से C होता हुआ B आया, और फिर यहां पर पहुंचेगा मान लो G, और फिर कहां पे पहुंचेगा H। जो नाम जो अल्फाबेट देना है दे दो। यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। ये क्या कहलाएगा निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पे भी y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, लेकिन प्लस ए के बजाय माइनस ए होगा, वो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा। आप यहां पर भी अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, तो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये अगर एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। mg को ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा mg cos थीटा। और आप देखो mg sin थीटा का जो डायरेक्शन है ये किसकी तरफ डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये किसी भी पॉइंट पे रहे mg sin थीटा का डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ रहेगा। एसएचएम होने का कंडीशन है, मीन की तरफ रहेगा। और ये भी कंडीशन है कि जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ेगा थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा, एक्सलरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। और अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई अगर कोई कर दिया, इस कंडीशन को अगर कोई सेटिस्फाई कर दिया तो बोलेंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस कंडीशन को कोई सेटिस्फाई कर दिया तो बोलेंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आप देखो हम मीन से कहां गए एक्सट्रीम से वापस कहां आए मीन, और फिर मीन से फिर किधर जाएंगे निगेटिव एक्सट्रीम जाएंगे, स्टेप नंबर 3।
और ये निगेटिव एक्सट्रीम से फिर कहाँ आएंगे, मीन की तरफ। धागा में जो टेंशन है इसको T0 से इंडिकेट कर दो ताकि टाइम पीरियड के लिए T इस्तेमाल कर सके हम लोग, सिंबल चेंज नहीं सेम हो जाएगा। तो बताओ अब हम लोग B से C होता हुआ D गए, D से C होता हुआ वापस B, और फिर B के बाद क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, पक्का है कि इधर +6 होगा, तो इधर आप B से कहां पे जा रहे हो, G होता हुआ मिला लो, वहां से G होता हुआ कहां पहुंचोगे, H। तो ऊपर अगर +A कहलाया था तो नीचे क्या कहलाएगा, -A, और फिर H से G होता हुआ वापस B पे चले आओगे। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो फिर y का वैल्यू इधर बढ़ेगा निगेटिव में, और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो फिर y का वैल्यू यहां पर पहुंच के 0 हो जाएगा। तो बताओ इसका एक चक्कर हो गया, इसका एक चक्कर हो गया, और एक चक्कर होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे टाइम पीरियड T बीत गया, तो इसका भी एक चक्कर हो गया, और यहाँ पे जो टाइम बीता इस टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड T बोलेंगे। अब अगर T के टर्म में बात करें, T के टर्म में बात करें, टाइम के टर्म में बात करें, तो बताओ यहां पर टाइम कितना है, शुरुआत यहां पर टाइम 0 है, और यहां से लेके यहां तक जब आया 1/4 चक्कर मारा है, तो यहां पर टाइम कितना मैंने बताया था, तो यहां पर टाइम था मेरा T/4, अगर आपको याद आया तो यहां पर टाइम कहीं पे एडजस्ट कर दो, यहां पर टाइम हो गया T/4, T/4, और फिर यहां से लौट के यहां आया, तो T/4 जाने में और T/4 आने में, तो T/4 प्लस T/4 T/2 हो जाएगा। तो फिर ये आधा चक्कर मारने में जो यहाँ पर टाइम बीता ये हो गया T/2, और फिर ये हुआ T/4, और फिर इधर गया T/4, तो कितना T/4, 3T/4 हो गया। तो यहां पर जो टाइम बीता ये हो गया 3T/4, 3T/4 टाइम हो गया, और फिर यहां से यहां आएगा तो T/4, 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 4T/4, और 4T/4 आपका फिर यहाँ पर टाइम जो बीतेगा कितना हो जाएगा, T। इसी को टाइम पीरियड कहते हैं, T हो जाएगा तुम्हारा, टाइम पीरियड कहते हैं। अब अगर एंगल के टर्म में आपसे हम बात करें, एक बात बता, कुछ भी अभी तक नया पढ़ाया है नहीं, सब कुछ पिछला क्लास का है, लेकिन जो पिछला क्लास 1.5 घंटा में पढ़े थे हम लोग, वो तुम देखे 15-20 मिनट में अब आसान लग रहा है, ठीक है। पढ़ाई हम पहले ही बोला, कभी भारी फिजिक्स नहीं होता, कोई सब्जेक्ट भारी नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट, समझने के बाद समझाने तक का काम तो मेरा है, वो नहीं समझ में आया तुम फिर पूछो, बार बार बोला है, दिक्कत होता है अलग से आगे पूछो, लेकिन समझ लेते हो, ये हमको ही पता है कि हम समझा देते हैं, लेकिन फिर इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट। अब तुम चाहोगे 2 महीना बाद रिपीट करें, सब कुछ भूल जाओगे, तो ये गलती अब मत दोहराना। अब 2025 में आए हो, कम से कम अब जिस तरह से 11 चला उससे कई गुना बेहतर आपको 12 चलाना है। हमको जो करना, मेरा पार्ट हम करेंगे, अपना पार्ट अब ईमानदारी से साल निभाओ। हम बार बार बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये आपका लाइफ को डिसाइड करेगा। जब भी जिंदगी में देखोगे, सोचोगे, ये आपके लाइफ को, नियरली लाइफ को आपको डिसाइड कर रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे पूरा लाइफ इसी के ऊपर बेस है, हाँ, नियरली आपके पास एक चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ को अपने हिसाब से चलाने का, आने वाले पूरे फ्यूचर को। जितना ज्यादा डेडिकेशन कर लो, त्याग कर लो, दुनिया भूल जाओ, अपने में लग जाओ, ये पूरा का पूरा 1 साल जो भी समय बाकी है। देखो ध्यान से, अगर एंगल के टर्म में बात करें हम, तो बताओ यहां पर एंगल कितना बीता है, 0। अरे शुरुआत ना किया है 0 डिग्री, मतलब तुमसे बोलेंगे कि बी पर एंगल कितना, तो बी पर एंगल 0 डिग्री हो गया, बी पर एंगल 0 डिग्री हो गया, बी पर एंगल आपका 0 डिग्री हो गया। चलो बी पे एंगल 0 डिग्री, चलो बी से सी पे पहुंचा, तो सी पर एंगल 0 और 90 के बीच में, तुम देखो सी पर जब ये पहुंचा तो ये एंगल 0 और 90 के बीच में, और जब ये डी पर पहुंचा, तो अगर तुमसे बोलेंगे कि एक्सट्रीम पर 90 बन रहा है, तो ये एंगल मत देख के बोलना कि 90 कहां बन रहा है, ये तो वेरी स्मॉल एंगल है। ये कॉन्सेप्ट यहां से आता है, समझ में आया।
तो एक्सट्रीम पर ये जो एंगल बना, ये कितना एंगल बना, ये 90 डिग्री बना। अब बताओ सी पर क्या एंगल बनेगा? तो बोलेंगे सर अगर आप हमसे डायरेक्ट पूछते सी पर क्या बनेगा तो इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सी पर दो एंगल बन सकता है, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। तो क्वेश्चन में मेंशन क्या रहता है कि मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है कि एक्सट्रीम से लौट रहा है मीन की तरफ। तो एक्सट्रीम से अगर लौटेगा मीन की तरफ तो 90 से 180 के बीच का चुनोगे, और अगर मीन से एक्सट्रीम जा रहा होगा तो 0 से 90 के बीच का चुनोगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है। नेवरदलेस तो अब ये लौट रहा है तो 90 और 180 के बीच में होगा। देख सकते हो ये एंगल 90 और 180 के बीच का है जब ये लौट रहा है सी पर। तो और जब ये वापस बी पर चला आएगा तो एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। वापस बी पे चला आएगा तो यू कैन सी ही है ये एंगल 180 डिग्री होगी। अब ये बी से एच पर जाएगा तो एंगल कितना होगा, 270 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा, या डिग्री में बोले तो 270 डिग्री हो जाएगा। इसको रेडियन में बोलना है तो आपको पता है ना, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 3π/2। डिग्री को रेडियन में जब भी कन्वर्ट करना आपको पता है π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो उसके बाद एक्सट्रीम से वापस फिर कहां चला आएगा, निगेटिव एक्सट्रीम से मीन। तो आप देख सकते हो निगेटिव एक्सट्रीम से जब मीन आएगा तो एक चक्कर मार दिया, एक चक्कर मार लिया तो यहाँ पे एंगल 300। तो आप देख सकते हो कि मीन पर 3 एंगल है, 0, 180, 360, डिपेंड करता है कहानी कहां से कहां तक का। समझ में आया? तो यहां तक हम लोग पढ़ा था। और एक चीज हम लोगों ने और पढ़ा था जिसका नाम था ग्राफ, जिसका नाम था ग्राफ। ये वाई, ये टाइम, और इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो आप देख सकते हो कॉमन सेंस से, आज तो मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली, लेकिन तुम कॉमन सेंस से देख सकते हो कि शुरू में ज्यादा चलेगा क्योंकि शुरू में कम कस के खींच रहा है। कोई फिजिक्स नहीं, जो दिख रहा है वो बोलेंगे शुरू में कम कस के खींच रहा है तो शुरू में ज्यादा चलेगा, फिर स्लो होता जा रहा है और खींच भी रहा है कस के, तो ये अगला मतलब शुरू में जो टाइम देंगे जितना चलेगा उतना ही टाइम में फिर उतना चलने वाला कम चलेगा, स्लो ना हो जा रहा है। इसका मतलब है ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। बताओ ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमको साफ साफ बता रहा है कि देखिए सर अगर हम बराबर बराबर टाइम इंटरवल में बांट दें तो हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो भाई? तो देखिए सर इतना टाइम दिया, फिर हम उतना ही टाइम दिया, लेकिन शुरू के टाइम में सर इतना चल दिया, फिर उतना ही टाइम में देखिए ना सर कम चला, कम चलना भी चाहिए। उसके बाद चलते चलते मैक्सिमम पे चला गया, फिर उतना ही टाइम में और कम चला और स्लो हो गया। और बताओ यहां पर y का वैल्यू 0, यहाँ पे y का वैल्यू 1, यहाँ पे y का वैल्यू 2, यहाँ पे y का वैल्यू 3, यहाँ पे y का वैल्यू 4, यहाँ पे y का वैल्यू 5, यहाँ पे y का वैल्यू, इससे बड़ा y का वैल्यू नहीं होगा। तो कह सकते हैं ना कि ये जो है सर ये एम्पलीट्यूड को शो करेगा, ये एम्पलीट्यूड को शो करेगा, y का सबसे बड़ा वैल्यू है ये। उसके बाद यहां से फिर ये नीचे उतर रहा है तो 6 के बाद फिर ये क्या होगा 5, 5 के बाद फिर ये 4, 4 के बाद फिर ये 3, 3 के बाद फिर ये 2, 2 के बाद फिर ये 1, और 1 के बाद फिर ये 0, फिर ये वापस मीन पोजीशन पे चला आया। मतलब अगर आपको हम नेमिंग कर दे यहाँ पर तो हम स्टार्ट किए थे बी से, और बी से हम स्टार्ट किए थे और बी से हम सी होता हुआ डी पे गए, फिर डी से वापस सी होता हुआ बी पे चले हैं। आई होप के समझ में आ रहा होगा। और फिर 0 के बाद फिर ये -1 पीछे जा रहा है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो फिर ये -1, फिर ये -2, फिर ये -3, फिर ये -4, -5, और ये फिर अल्टीमेटली माइनस। तो ऊपर अगर प्लस से होगा तो नीचे माइनस से हो जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा। तो ग्राफ जो बनाओगे ध्यान से बनाना, जितना ऊपर बनाओगे उतना ही नीचे। काइंडली इस तरह का ग्राफ मत बनाना, ये गलत डायग्राम है। दोनों सिमेट्री होना चाहिए,
सिमिट्री, एक जैसा। तो जितना ए प्लस ऊपर नीचे उतना ए माइनस, उसके बाद फिर ये -6 से -5 -4 -3 -2 माइनस और अगेन ये 0। इस तरह से आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ अगर हम पॉइंट का नाम दें तो बताओ इस पॉइंट का नाम क्या दे दे उसके अनुसार। बी से होता हुआ जी और जी से होता हुआ एच आया और फिर वापस जी होता हुआ फिर कहां चला आया बी। क्या समझ में आया पूरा ग्राफ? अच्छा कितना लोग एंगल वैंगल लिख सकते हो यहाँ ग्राफ में? बोलेंगे यस सर। यहाँ पे देखिए डी पर है, डी पर एक्सट्रीम पोजीशन है और एक्सट्रीम पोजीशन पर एंगल 90, यहां से मिला लो, एक्सट्रीम पर एंगल 90 है ये। तो सर इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। बोलेंगे यहाँ पे टाइम बताओ, तो सर देखिए 1/4 टाइम लिया होगा t/4। इसका मतलब यहाँ पे टाइम के टर्म में t/4 लिख देंगे, t/4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए सर ये फिर वापस मीन पे चला आया और जब ये मीन पे चला है तो देखिए सर ये एंगल 180 डिग्री है, तो ये एंगल बी पर 180 डिग्री है और ये जो टाइम बीता है वो आधा बीता है, t/2 टाइम बीता है। उसके बाद सर जब ये एच पे चला आया तो ये पूरा ऐसे आ गया सर, ये t/4 t/4 t/4, कितना t/4? तो ये सर 3t/4 हो गया और ये एंगल हो गया 90 90 90, ये 270 डिग्री हो गया सर, 270 डिग्री हो गया। और फिर सर ये वापस बी पे चला आया, तो वापस बी पे चला आया तो फिर ये 360 डिग्री हो गया सर। और यहाँ पर जो टाइम बीता है एक चक्कर पूरा, तो टाइम पीरियड कहलाता है सर, यही टाइम पीरियड कहलाता है सर, ये टाइम पीरियड कहलाता है सर, टी हो गया। तो दीज वेयर द थिंग्स जो हम लोग पिछला क्लास पढ़े, पहली बार पढ़े थे, आज सेकंड टाइम पढ़ लिए। आइए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगेन घर से इसको वीडियो देख करके कॉपी में ये छाप के आइएगा और छापते समय एक पेज में नहीं छापना है, ये कम से कम नियरली 2 से 3 पेज लग जाएगा। जो भी बनाइएगा बड़ा बड़ा साफ साफ, इतना सारा कंटेंट डालना है ना, ठीक है? तो जो भी बनाइएगा अलग अलग कलर के पेन से एकदम साफ साफ। तो पिछला क्लास भी लिखे होंगे, आज आपको दोबारा करना है सेम टाइम, सेम चीज को दोबारा करना, इस तरह डिटेल करना है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से यहाँ। अब हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच लेंगे। अब हम लोग वहां से अप्रोच लेने जा रहे हैं जहां से बुक में लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो यहां ध्यान दोगे, अब समझोगे बढ़िया से। कुछ नया नहीं, जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार और कवर अप करते हुए उसमें मैथमेटिकल अप्रोच कैसे लिया जाए। तो आपको ये बता चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनालॉग है ये, उसी टाइप से फॉलो करता है रास्ता को अपने। तो मान लो ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये एक सिंपल पेंडुलम, ये एक सिंपल पेंडुलम है। आराम से देखो अब बाबू, यहां पर y कितना है 0, टाइम कितना है 0, ठीक है सर। यहां पर स्टार्टिंग कीजिए, यहां पे y कितना है 0, टाइम कितना है 0। अब इसके बाद सर ये यहां से किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर पहुंचा, ठीक है? इसको हम कुछ वेलोसिटी यहां पर दे दिए, यहां पर कुछ वेलोसिटी दे दिए और ये अपने कुछ इंटरमीडिएट पोजीशन पर पहुंचा जहां पर y का कुछ वैल्यू होगा और टाइम का कुछ वैल्यू होगा। अभी भी इसका वेलोसिटी 0 नहीं है, तो अभी ये और आगे जाएगा, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, अभी और आगे ये जाएगा, ठीक है सर। तो चलो यहां से भी ये क्या हुआ, स्टार्ट हुआ इस बी पॉइंट से और ये बी पॉइंट से पहुंच गया सी पॉइंट पर, तो ये बी से सी पर पहुंच गया, ये बी से सी पर पहुंच गया। और एक बात हमको अब बताओ, ये डी इसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है और ओ से लेकर डी तक के दूरी को ही ना बोलते हैं वाई का मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एम्पलीट्यूड। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ओडी बड़ा है कि ओसी बड़ा है? वेरी गुड, बराबर होगा, रेडियस सब जगह सेम होगा। इसका मतलब है कि ओसी जो है मेरा ये ए है
ओसी मेरा एम्पलीट्यूड है, ए है, रेडियस तो सब जगह सेम होगा। हमको वाई पता करना है, हमको वाई पता करना है। बोलो तो वाई पता करना है मतलब, वाई पता करना है मतलब यहां से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन देंगे और यही ना मेरा वाई कहलाता है, यही ना मेरा वाई कहलाता है। हमको पता करना है कि यहां पर जब पहुंचा तो टी टाइम पर वाई का वैल्यू क्या होगा। सवाल सुनाई दिया, सवाल क्या है, दोहरा दो। टी टाइम पे वाई का वैल्यू क्या होगा। तुमसे अगर ये बोले कि यहां पर t/4 टाइम पे y का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ दे, तब तो तुम बोल दो कि t/4 टाइम पे y का वैल्यू a होगा। ये तुम बोल सकते हो t/4 टाइम पे y का वैल्यू a होगा, लेकिन बोल दें कि t/a लिखा गया, t/4 बोलेंगे आपसे हम कि t/4 टाइम पे y का वैल्यू क्या होगा, तो a होगा। लेकिन तुमसे बोले कि t/6 टाइम पे y का वैल्यू बताओ, तो कोई फॉर्मूला होगा तब ना बता पाओगे। अब हम लोग वही फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं कि किसी भी टाइम पे y का वैल्यू कैसे बताया जा सके। जब तुमसे बोलेंगे, फिर अगेन बोलेंगे कि बताओ कि t/2 टाइम पे y का वैल्यू क्या होगा, तो t/2 टाइम पे y का वैल्यू 0 होगा। तुमसे बोलेंगे कि 3t/4 टाइम पे y का वैल्यू क्या होगा, तो 3t/4 टाइम पे y का वैल्यू माइनस से होगा। ये सब तो तुम बोल दे रहे हो, लेकिन बोलेंगे इस t टाइम पे y का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए। आओ कैसे होगा फॉर्मूला, चलो देखो फिर यहां से पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, बी से, और बी से चला 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 कहां पहुंचा, सी पे। यहां देखो पार्टिकल बी से चला 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 कहां पहुंचा, सी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा और ये कितना एंगल तय किया, थीटा, थीटा। और आपको पता है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम का एक क्वांटिटी होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा, और उसको हम 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड। तो ओमेगा कितना हो गया, 2π/t। और आपको पता है ना टाइम पीरियड एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। टाइम पीरियड क्या है, तभी ना ये पीरियोडिक होगा, इक्वल टाइम इंटरवल पे अपना एक चक्कर मारेगा। तो ये अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ऑफ कोर्स ओमेगा कांस्टेंट हो गया। तो अब यहां ध्यान दो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दे, ओमेगा इंटू टी। पहले भी पढ़े हो, फिर सुन लो। ओमेगा को तुम आसान भाषा में समझने के लिए सोच लो कि एंगुलर वेलोसिटी है, लिखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन तुम सोच लो क्या है ये, एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी का हिंदी बताओ, 1 सेकंड में बॉडी जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करे। रेड मतलब क्या होता है, लाल, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, एप्पल मतलब सेब। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब 1 सेकंड में बॉडी जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करे। तो 1 सेकंड में अगर ओमेगा एंगल, तो टी सेकंड में ओमेगा इंटू टी एंगल, क्या कोई दिक्कत। अरे जैसे वेलोसिटी होता है ना, 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करे, 1 सेकंड में 5 मीटर, तो बोलेंगे 3 सेकंड में, तो 5 इंटू 3 15 मीटर कर देंगे। तो बस यहां जैसे वेलोसिटी इंटू टाइम करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, सिमिलर टाइप से मैच करा लो, ब्रेन एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आया आप लोगों को, अरे भाई समझे। ओमेगा मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में जितना एंगल बनाएगा, तो 1 सेकंड में ओमेगा एंगल, तो टी सेकंड में ओमेगा इंटू टी एंगल। तो चलो ये ओमेगा टी, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, वो भी सेम ही एंगल होगा। दिख रहा है तुम लोगों को सेम एंगल होगा, बोलेंगे यस सर ऑल्टरनेट एंगल है। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी थीटा ही होगा। दिख गया, फिर से बताओ निकालना क्या चाहते हैं, y का वैल्यू कितना टाइम पे। ये हमेशा याद रखना, करने क्या जा रहे हैं, सिर्फ करते थोड़ी जाना कुछ भी। हम लोग y का वैल्यू निकाल रहे हैं t टाइम पे।
उसके लिए हम क्या किया, पार्टिकल को बी से कहां पहुंचाया, सी। बी से सी जाने में टाइम कितना लगा, टी। दूरी कितना तय किया, वाई। अब इस फिगर में देखो, ओ, मान लो इस पॉइंट का नाम एन, तो ओ एन सी कितने लोगों को दिख रहा है, ओ एन सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बस हम पहले ही बोला है, आपको जो दिखेगा पढ़ाई उसी से करना है, कोशिश करना है कि जो दिख रहा है वही बोले, तो आपका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा, फिर रिवीजन करके इसको आसान बना लेना है। चलो जो दिख रहा है बोलिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अपने से बोलो ना भाई, ओ एन सी, हमको दिखा ओ एन सी। ओ एन सी में एक काम करो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो वाई दिख रहा है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस तो ए दिख रहा हो। कितने लोगों को दिखा साइन थीटा वाई बाई ए, दिखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इज इक्वल टू क्या दिखने लगा, ए साइन थीटा। और एक बात सुनो, हम ये जो ग्राफ बनाए थे, इसको साइन वेव का ग्राफ कहते हैं। ये साइन्यूसोइडल ग्राफ है, इसका फुल फॉर्म है साइन्यूसोइडल। आपको ऑन रिकॉर्ड फिर बोल रहे हैं, 12th में बहुत ज्यादा इस ग्राफ का काम है। अब तुम सोचो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पिछला क्लास लगा, आज लग रहा, अगला लग रहा, नियरली 6 घंटा का क्लास लग रहा है। और यही बात आपसे हम 12 बोलते हैं कि सोचो 12th में जा करके इस सब के बिना 12 पढ़ जाए, लिखित में ले लो, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये सब सिर्फ 11 के लिए नहीं पढ़ रहे हो, 12th में सबसे ज्यादा इसका यूज तुमको, ऐसा तो सब जगह यूज है, लेकिन पूरा चैप्टर 7 है, उसमें एक चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, ये तुम देखे होगे ऑल्टरनेटिंग करंट 10th क्लास में भी ऐसा ऐसा फोटो बना होता था, एक्स्ट्रा बुक पढ़ते थे। तो आपको 12th में ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो आपको ये सब एंगल, कहां पे कौन एंगल बनेगा, कहां पे कितना टाइम बीतेगा, अभी समझा रहे हैं। और वहां क्या, इसका आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे आगे। मतलब ये एक हिस्सा है उस चैप्टर का जो हम लोग इस 11 में कवर अप कर रहे हैं। तो 11 और 12 हमेशा हम बोला है कि इंडिविजुअल नहीं है, 9 10 की तरह नहीं है। बहुत सा लोग बोलता है 9 11 की तरह है और 12 10 की तरह है, चैप्टर भले वैसा दिखे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12th में पूरा आपका 11 का यूज है, यू कांट स्किप। तो देखो यहां ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए इधर चला आया, तो बताओ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए साइन, और थीटा के जगह पे ओमेगा टी लिख सकते हैं ना। तो ऐसा आज के बाद से कहीं दिखेगा तो बाउंस नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या है, पता होना चाहिए कि कौन क्या है। देखो यहां ध्यान से, y क्या है, तो y के बारे में बोलेंगे, y के बारे में नाम बता रहे। अब होता मिलते हैं लोग नए नए आदमी से, बोलते तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या, नाम बता रहे, इसमें कोई फिजिक्स नहीं, नाम बता रहे हैं। y क्या है, तो तुम देख के बताओ y क्या है, तो बोलेंगे y जो है डिस्प्लेसमेंट है, कि हर पल बदलता हुआ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका नाम है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसका हिंदी हुआ हर पल बदलता हुआ डिस्प्लेसमेंट। तुम देखो ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 6 से लौटेगा, 5 होगा, 4 होगा, कभी रुकेगा? ये हमेशा y का वैल्यू एनी टाइम क्या करेगा, बदलता रहेगा, एनी टाइम क्या करेगा। तो चलो हम लोग समझ गए y क्या है, तो y का नाम है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। y का नाम है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो इस a का नाम जानो, इसको पहचानवे करते हो। a क्या है, एम्पलीट्यूड। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू को ही ना हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे। चलो इस ओमेगा को क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
अरे 2 पाई इंटू न्यू, इस ओमेगा को क्या बोलेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू न्यू या 2 पाई बाई टी। अब इन लोगों का भी नाम जानो। न्यू यहां क्या है? तो न्यू यहां फ्रीक्वेंसी है, सिंपली फ्रीक्वेंसी। एंगुलर लगाएंगे तो 2 पाई लिखेंगे, 2 पाई एंगल जो बनाएगा। न्यू यहां क्या है? फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितना चक्कर मारेगा। और यहां टी क्या है? तो टी है टाइम पीरियड, टी है टाइम पीरियड। जैसे तुमको हम ये बोले यहां पे स्टार्ट हुआ, एक चक्कर लगा दिया 8 सेकंड में। कितना सेकंड में? 8 सेकंड में। एग्जाम्पल ले लिया, एक नंबर ले लिया 8 सेकंड। चलो बताओ, एक चक्कर मारने में कितना सेकंड? अगला एक चक्कर मारने में कितना सेकंड? 8 सेकंड। अगला एक चक्कर मारने में कितना सेकंड? 8 सेकंड। अगला एक चक्कर मारने में कितना सेकंड? लेकिन अब हम ऐसे बोले, एक चक्कर मारा कितना सेकंड बीता? 8 सेकंड। 2 चक्कर मारा कितना सेकंड बीता? 16 सेकंड। तो तुम देखो हम सवाल क्या पूछ रहे हैं। यहाँ टाइम एक हुआ, टाइम वो जो बढ़ रहा है, 8, 16, 24, 32, ठीक है, 40 बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक चक्कर मारने का टाइम पूछेंगे वो तो 8 बोलोगे, वो तो 8 बोलोगे। तो बोलेंगे ठीक है सर, ये मतलब कांस्टेंट है टाइम पीरियड। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी लोग कौन है? ये लोग सब का सब क्या है? कांस्टेंट। इसका वैल्यू अगर बदल गया तो वो एसएचएम नहीं होगा, पीरियोडिक नहीं होगा फिर। और ई वाला जो टाइम है, यू टाइम है 8 सेकेंड, 16 सेकेंड, 24 सेकेंड, 32 सेकेंड, या यहां से यहां गए 2 सेकेंड बीता। अरे 2, 4, 6, 8 दिखा। उसके बाद फिर टाइम बढ़ाते जाओ, 10, 12, 14, 16। तो ये जो टाइम बढ़ा रही है स्मॉल टी है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी में अंतर समझ में आया? कैपिटल टी को मतलब है एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर मारने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड। और स्मॉल टी हो गया इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ टाइम। स्मॉल टी क्या होगा? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ टाइम। हिंदी में क्या बोलेंगे? हर पल बदलता हुआ समय। एकदम हिंदी पता होना चाहिए। हर पल बदलता हुआ डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिक्स। ये भी वेरिएबल है क्या? ये एम्पलीट्यूड भी वेरिएबल है? नहीं। अरे रेडियस तो हर जगह सेम है ना है। हम बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड है 6 सेंटीमीटर, तो कहीं पे भी रहे एम्पलीट्यूड 6 ही ना कहलाएगा। हाँ, y का वैल्यू कहीं पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। y का वैल्यू हर पल चेंज होगा, एम्पलीट्यूड तो फिक्स है, टाइम पीरियड तो फिक्स है। आई होप कि सबका नाम समझ में आया आपको। ठीक है, समझ में आना चाहिए। फिर क्या है, आसान कैसे होगा? प्रैक्टिस करने से। घर पे जब दोबारा लिखोगे, हाथ चलाओगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो फॉर्मूला भी हम लोग समझ गए सर। थोड़ा फॉर्मूला में फीलिंग लगी तो कैसे यूज हो सकता है, तो बोलेंगे चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला सही है कि गलत। एक बात बताओ, सही या गलत का फैसला कैसे करें? बोलेंगे सर अगर टाइम के जगह पे t/4 रख दें और y का वैल्यू a आ जाए तो मतलब आप सही पढ़ाया है। टाइम के जगह पे हम t/2 रख दें और y का वैल्यू, मतलब सब कुछ सही चला है। मतलब इस फॉर्मूला से अलग अलग टाइम पे y का वैल्यू आ जाना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। हम लोग खेल रहे हैं एट t इज इक्वल टू t/4। चलो t/4 पर y का वैल्यू चेक करते हैं। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। लिखेंगे a साइन ओमेगा के जगह लिखेंगे 2π/t, और टाइम कितना बोला है? t/4। अब इसके बाद तुम काट छाट करो, सोचो सोचो। बोलेंगे t से t खत्म, 2 2 जा 4 खत्म, तो y आ गया a साइन π/2 और साइन 90 का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया? a आ गया। एकदम आना चाहिए, t/4 टाइम पे y का वैल्यू a आना चाहिए, t/4 टाइम पे y का वैल्यू a आना चाहिए। चलो आओ कोई दूसरा टाइम लेते हैं। तो
t/2 टाइम ले लेते हैं। y इज इक्वल टू a साइन, हम कितना टाइम ले रहे हैं, t इज इक्वल टू t/2, तो y इज इक्वल टू a साइन, ओमेगा के जगह पे लिख दे डायरेक्ट 2π/t और टाइम के जगह पे t/2, 2 से 2 खत्म, t से t खत्म, y इक्वल टू a साइन पाई, और साइन 180 का वैल्यू 0, तो y 0 है। बिल्कुल सही है सर, y 0 है। अब आप कोई भी टाइम लेके चेक करो ना। अच्छा, आप t का वैल्यू 3t/4 लोगे तो y का वैल्यू माइनस से आना चाहिए ना। चेक करो एक बार और हम लोग, तो एट t इज इक्वल टू 3t/4, चलो चेक करो, बोलो y इज इक्वल टू a साइन, ओमेगा के जगह पे 2π/t और t के जगह पे 3t/4, t से t खत्म, 2 दूनी 4, ये आ गया a साइन 3π/2, 270 डिग्री हो गया, और y का वैल्यू 180 के बाद तो निगेटिव हो जाता है, तो दो -1 होता है, तो ये माइनस आ गया, बिल्कुल सही है। इसका फायदा क्या हुआ, अब आप टाइम के जगह पे कुछ दीजिए, हम बना लेंगे। बोलेंगे कैसे बना लोगे, तो बोलेंगे देखिए सर, देखिए एट t इज इक्वल टू t/6, एट t इज इक्वल टू t/6, y इज इक्वल टू क्या होगा, a साइन ओमेगा के जगह पे 2π/t और टाइम के जगह पे t/6, कुछ कटेगा तो काटो, t से t खत्म, इससे ये खत्म, y इज इक्वल टू a साइन π/3, और π/3 होता है 180/3, 180/3 कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कितना आ जाएगा ये a √3/2 या √3a/2, y का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। चलो, क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग ये t/12 टाइम पे निकाल दोगे, निकाल लोगे, तो निकालो, तो सोचो, तो सोचो सोचो सोचो, y इज इक्वल टू a साइन 2π/t, और ये क्या रखें t/12, कट गया, π/6, पाई मतलब 180, 180/6, साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, a/2 आया क्या, a/2 मतलब दिमाग में लो, इसका मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड होगा उसका आधा दूरी तय करने में इतना टाइम लगता है, t/12, सोचना भी है, रगड़ते नहीं जाना, सोचना भी है, t/12 टाइम लगता है। अभी और सोचवाएंगे, अब हम लोग खूब खेलेंगे फॉर्मूला के साथ अभी, और याद रखना ये आपका 12th आसान कर रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका 12th बहुत आसान कर रहा है, याद रखिएगा। तो एट t इज इक्वल टू t/8, t/8 टाइम पे सोचो, तो y इज इक्वल टू a साइन 2π/t और टाइम के जगह पर t/8, 2 चौके 8, ये कट गया, π/4 साइन 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2, तो y का वैल्यू a/, ठीक है सर, बुझा गया, कोई भी टाइम का वैल्यू देंगे टाइम पीरियड के टर्म में तो निकल जाएगा। और इस सारा कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं ये भी याद रखना, स्टार्ट कहां से किए हैं, फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगला दिन का जो क्लास लेंगे, अगला दिन का जो क्लास लेंगे वो मीन से नहीं, यहां से स्टार्ट करेंगे टाइम 0, तो कहानी थोड़ा सा बदल जाएगा। बोलोगे सब चेंज हो जाएगा, सब नहीं, जो पढ़ रहे हैं ना इसमें एक और फैक्टर ऐड होगा, मतलब आज कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो अगला दिन पढ़ाएंगे, अभी आज और पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो जो अगला दिन पढ़ाएंगे आज के पढ़ाई में एक और फैक्टर ऐड होगा कि मीन पोजीशन से नहीं स्टार्ट हो तब क्या करेंगे। अभी हम जितना भी पढ़ा रहे कहानी जिसके ऊपर क्वेश्चन 99% रहता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्लास जो होगा। तो चलो ये हम लोग अलग अलग टाइम पे सोचे, आओ अब थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं, आओ
एक क्वेश्चन के साथ आपको हम सोचवा रहे हैं, जो बताए थे उसको मैथमेटिकली अब प्रूफ करेंगे। देखो और साथ में करो मेरे, अब ये लग के करो कि आज और अगला क्लास आपका 12th आसान कर रहा है। जैसे थकान नाम का चीज तो आपके दिमाग में किसी कीमत पे नहीं आना चाहिए। कुछ कुछ क्लास होता है कि महीना भर पड़ा तब भी 12th में नहीं यूज होना, तो लगता है चलो कंपटीशन नहीं हो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन ये तो आपका 12 बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस एकदम फुल कंसंट्रेट होकर के ध्यान दो। बताओ यहां पर टाइम 0, वाई का वैल्यू 0, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया और एक्सट्रीम पर पहुंचने में हम इसको टाइम आपको दे दिए, इतना तो कंफर्म है कि t/4 टाइम लगेगा, ये तो कंफर्म है। और आपको हम टाइम गिवन दे दिए, आपको हम टाइम पीरियड दे दिए हैं 12 सेकंड, ये आपको हम गिवन दे दिए। टाइम पीरियड आपको हम 12 सेकंड दे दिए, मतलब 12 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा। तो हमको ये बताओ 12 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, मतलब मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से निगेटिव एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, तो 12 सेकंड बीत जाएगा। चलो हमको ये बताओ ये कितना सेकंड लगे, ये कितना सेकंड होगा। मीन से एक्सट्रीम गया है तो जाहिर सी बात है यहां 12 डाल दो ना भाई, इसमें कौन सा बड़ा सा कैलकुलेशन है, कितना सेकंड आएगा, चलो 3 सेकंड में यहां। और मान लो आपको हम एम्पलीट्यूड दे दिया 10 सेंटीमीटर, चलो समझाने के लिए एक नंबर दे दिया, एम्पलीट्यूड आपको हम दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, कि जब ये हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे गया होगा तो टाइम का वैल्यू बताओ। उम्मीद है सवाल सुनाई दिया होगा। फिर सवाल सुनो, आपको हम गिवन क्या क्या दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया और एम्पलीट्यूड, ये दो चीज आपको हम दिया था। आपको हम सिर्फ दो चीज दिया था, एम्पलीट्यूड और, तो यहां का टाइम तो आप निकाल लिए कि 3 सेकंड होगा। अब मेरा सवाल है कि जब ये हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पर होगा तब टाइम का वैल्यू क्या होगा। अभी फिर बोल रहे हैं, अभी हम क्या किए थे, अभी हम टाइम दे के वाई पूछ रहे थे, अब हम वाई दे के टाइम पूछ रहे हैं, यही कर सकते और क्या करेंगे। अब हम आपको क्या बोला, अब आपको बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड का मतलब वाई का वैल्यू a/2। अगर हम ये बोलते हैं 1/√2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, तो y का वैल्यू a/√2, यही सब देंगे। हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड 1/6 ऑफ एम्पलीट्यूड, 1/√2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे जब पहुंचे तो टाइम क्या बीतेगा। तो तुम ये सोचो यहां पे y का वैल्यू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, 5 और ये, चलो यहां से यहां तक मिलेगा 3 सेकंड, तो बताओ आधा दूरी तय करने में कितना सेकंड। दिमाग में तो आता है 1.5 सेकंड, लेकिन तुमको हम पिछला क्लास भी ये बात बोला था, इक्वल टाइम इक्वल दूरी नहीं तय करेगा। शुरू में तेज चलेगा और फिर स्लो हो जाएगा, शुरू में तेज चलेगा और फिर स्लो हो जाएगा। शुरू में तेज चलेगा ना, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि शुरू का 5 सेंटीमीटर चलने में 1.5 सेकंड से कम टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगे, बनाया नहीं है, लेकिन 1.5 सेकंड से तो कम टाइम लगेगा, जो भी लगे। ये समझ में क्यों कम लगना चाहिए, क्यों कम लगना चाहिए। अरे शुरू में फास्ट है भैया, शुरू में फास्ट है तो तेज ना चलेगा, और उतना ही दूरी फिर तय करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। हम शुरू में तेज दौड़ रहे हैं, शुरू का 5 सेंटीमीटर दौड़ गए 1 सेकंड में, और हम स्लो हो रहे हैं, तो क्या अगला 5 सेंटीमीटर में हमको 1 सेकंड लगेगा। अरे अधिक टाइम ना लगेगा। अब बाकी तो फॉर्मूला से प्रूव होगा वो बात अलग है, लेकिन बिना फॉर्मूला के भी आपके पास सोच होना चाहिए। तो देखो यहां ध्यान से, तो चलो बनाते हैं सर। कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे देखिए सर, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और ओमेगा हो गया 2π/t और टाइम हो गया t। आप हमसे t पूछा है कितना टाइम पे y का वैल्यू a/2 होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन से जा रहा है एक्सट्रीम की तरफ, कितना टाइम के बाद। तो बोलेंगे सर y का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a/2 बोला है। अब यहां पे तुम चाहो तो 5 लिख दो,
तो यहाँ पे 10 लिखोगे बतवा वही रह जाएगा, वैल्यू नहीं भी लिखोगे तो भी वही रहेगा। साइन 2π/t, बताओ क्या ये लाइन समझ में आया? आपको कुछ भी लगे ना कि बहुत टफ है तो आप लाइन बाय लाइन सोचो। आप ये बोलोगे पूरा टफ है, पूरा थोड़ी टफ हो सकता है, कोई लाइन होगा जो टफ होगा, चाहे शुरुआत का लाइन हो, सेकंड लाइन हो, थर्ड लाइन हो। टफ जहां आपका दिमाग बोलेगी बड़ी टफ चीज, आप सोचो कौन सा लाइन टफ है, उसी पे हम लोग हमला करेंगे, उसको ठीक करेंगे, सही करेंगे। तो पहला लाइन क्लियर है। सेकंड लाइन में y का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड a/2 कर दिया, साइन ओमेगा टी, a से a खत्म, 1/2। अब तुम ये बताओ कि साइन का किस वैल्यू का किस एंगल का वैल्यू 1/2 होता है? तो साइन π/6, साइन π/6। देखो साइन 150 भी होता है 1/2, लेकिन वो कब? वो जब लौट रहा होता, वो जब लौट रहा होता, वो जब लौट रहा होता। साइन 150 पॉजिटिव ही 1/2 होगा, क्योंकि साइन 180 के बाद निगेटिव जाता है। याद करो अभी अभी ग्राफ बताया था, देखो जब तक 180 तक पहुंचा तब तक ये पॉजिटिव वैल्यू है। जहां आपको दिक्कत हो, ग्राफ है आपके पास दिमाग में, 180 के बाद ये निगेटिव में घुस जाता है। तो यही अगर लौटते वक्त का कहानी होता, मतलब अभी हम क्या बोले, जितना कहानी बता रहे फ्रॉम मीन टू, अगला क्लास में आपको हम बताएंगे अगर लौट रहा होगा तो जाहिर सी बात है अलग टाइम निकलेगा, अलग एंगल होगा। खैर अभी तो मेरा सिंपल सिंपल कहानी रखो, एक बार में एक चीज सीखो आज। तो ये हो गया साइन 2π/t इंटू टी। ये साइन π/6 कहां से समझ में आया? 1/2 के जगह पे। अब साइन साइन हट जाएगा, क्या बचेगा? π/6 2π/t इंटू टी, पाई से पाई खत्म, ये टी को ऊपर ले जाओ, ये 2 को नीचे लिया, तो टी को ऊपर ले जाओ और 2 को नीचे लिया, मतलब ये टाइम होगी t/12 टाइम। और टी का वैल्यू डाल दो, तो टी आपको कितना सेकंड दिया था? 12। इत्तेफाक से सवाल में वैल्यू ऐसा दिया कि आपको आसानी से बन जाए, बाकी जो भी सेकंड दे सकता है। तो 1 सेकंड आया, अच्छा इसका मतलब हुआ ई लगा 1 सेकंड और कुल मिला के 3 सेकंड बीता है तो ई लगा होगा। तो हाँ सर सब कुछ ठीक सेट कर गया कि शुरू में 21 सेकंड में चल दिया आधा, और उतना ही चलने में अब इसको दुगना टाइम लग रहा है। क्या ये बात समझ में आया? उतना ही चलने में इसको क्या लग रहा है? क्योंकि स्लो हो गया, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, दुगना टाइम लग रहा है। मतलब अगर हम ऐसे बात करें तो ये टाइम लगा t/12, ये टाइम लगा t/12, और ये टाइम कितना लगेगा बताओ? ये टाइम t/12 और वो टाइम इतना तो समझ लो भैया। अरे इसका डबल लग रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना, t/6 आएगा। नहीं बुझाया? कितने लोगों को बुझाया t/6? और नहीं बुझाया तो भी आसान है, ये यहां से यहां तक कितना टाइम है? 3t, यहां से यहां तक कितना टाइम है? t/4। t/4 टाइम में क्या घटा दो? देखो t/6 आ जाएगा, आना ही चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? चलो ये भी हम लोग क्लियर हो गया कि शुरू में फास्ट होता है और फिर क्या होता जाता है? स्लो होता जाता है। और लौटते समय सेम कहानी, मान लो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड लौटते समय का पूछ दे तो 2 सेकेंड, मीन से एक्सट्रीम से अगर आएगा तो, और फिर वहां से यहां तक आएगा तो 1 सेकेंड। फास्ट ना होता जाएगा लौटते समय। ठीक, तो उस पर चर्चा तो हम लोग अगला दिन करेंगे, अगला वीडियो में करेंगे। आओ तो अब हम आपको अब तक एक चीज बता दिए, दिमाग में डाल लो, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। आपको हम t देके y पूछ सकते हैं, y देके t पूछ सकते हैं, और हमको लगता है अब आप निकाल सकते हैं। ठीक, आप निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कि y का जो वैल्यू है कांस्टेंट है कि वेरिएबल? एकदम दिमाग में रखा हुआ है, सर हर पल बदल रहा है, नाम है इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हर पल वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल टी पे डिपेंड कर रहा है। अलग अलग टाइम पे y का वैल्यू भी बढ़ेगा, घटेगा, निगेटिव में चल जाएगा, फिर बढ़ेगा, घटेगा, जीरो होगा, निगेटिव में चल जाएगा, अपना करता रहेगा इस तरह से।
अगर आपसे हम ये बोले कि इसका वेलोसिटी बताओ, तो बोलेंगे सर वेलोसिटी तो एक्सट्रीम पे 0 है और मीन पे सबसे ज्यादा होगा और बीच में कुछ होगा, समथिंग होगा। बोलेंगे कितना होगा बीच में बताओ, बोलेंगे प्रूफ कर दो 0 कैसे है, तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें क्या होना चाहिए, और मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, मेरा एक्सप्रेशन तो वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास वैलिड नहीं हो पाएगा, तो कुछ नया फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। अरे समझे, कुछ नया सोचना पड़ेगा, ये सब फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। क्या नया सोचे सर, तो आपको कितनी ही बार बोला है कि जब भी कोई क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो वी हैव टू यूज कैलकुलस, वेरी सिंपल, वी हैव टू यूज कैलकुलस। और कैलकुलस में आप लोगों ने पढ़ा है, मैं यहां साइड में कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो होता है n x n-1। क्या कोई दिक्कत फॉर्मूला में? नहीं। अगर फॉर्मूला में इसमें दिक्कत है तो फिर कैलकुलस का जाके वीडियो देखो। n x n-1, पावर बगल में लाओ, पावर में से एक घटा दो। अगर हम ये बोले डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपसे हम ये बोले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा, तो ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? अब आज के बाद से हम पूछेंगे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये मत जवाब देना कि मेरा बायोलॉजी है। कुछ लोगों के दिमाग में बैठा मेरा तो बायोलॉजी है, अरे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो साइन का कॉस, इसमें कौन सा बायोलॉजी है? ठीक है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस थीटा, खत्म बात। साइन थीटा का कॉस थीटा याद कर लेना है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन के थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा, जहां के कांस्टेंट है, जहां के कांस्टेंट है। तो एक तो चेन रूल होता है कि दोनों तरफ के बाई थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, उतना करने की जरूरत फिजिक्स में नहीं है, मैथ कहता है उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सीधा याद कर लो कि थीटा के पहले जो भी कांस्टेंट होगा उसको लिख देना है। मान लो यहाँ पे 2k होता 2k लिख देते हैं, k/2 होता k/2, जो दिया रहेगा लिख देंगे। अब साइन का क्या होता है? बस कॉस के थीटा हो गया। अगेन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना है। एक और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस के थीटा विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा, तो अभी हम क्या बोले थे, कॉस का माइनस में हो जाएगा, तो कॉस का माइनस के साइन के थीटा। अब ये इतना बात आप अपने दिमाग में अभी रखो, और इसके बाद हम जो भी लिख रहे हैं कोशिश करो उसका जवाब हम नहीं आप दो, साइड में लिख दें आपको देना है। आओ बहुत इत्मीनान से देखो, हम पहले ही बोला है ये एक क्लास और अगला क्लास तक हड़बड़ा करके दिमाग को मत दौड़ाओ, मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं बैठे रहो क्लास में, मेंटली भी एकदम पूरा अलर्ट होकर के देखो। जहां आपका माइंड बोले कि थोड़ा थक गए हैं तो उसको बोलना कि अगले साल काम बहुत आसान हो रहा है जो आपको आने वाला कल है, तो ध्यान देना बोर्ड पे, क्योंकि शाम वाले बैच में कल ये पढ़ा चुके हैं, रिकॉर्डेड में नहीं गया है। आप ही के बैच में जो रिकॉर्डेड में जा रहा है, फायदा क्या होगा, 12th में जब चैप्टर स्टार्ट होने वाला होगा इसका यूज होने वाला होगा, फट से तुम देख सकते हो एप्लीकेशन में जाकर के। देखो यहां ध्यान से, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यही ना क्वेश्चन आया है, दिमाग में लो। ये क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन जो हम लोगों को आया है, इसमें एक पेंडुलम लटकाए थे हम लोग, ये पेंडुलम लटकाए थे। अगला क्लास में पेंडुलम को रिप्लेस कर देंगे स्प्रिंग से, किससे, और सारा कहानी फिर रिपीट होगा।
ठीक है, लेकिन बस वहां पे स्प्रिंग रहेगा। ठीक, पेंडुलम का एग्जांपल लिए कि काफी आसानी से बात समझ में आ जाता है। एसएचएम का मतलब ये मत दिमाग में रख लेना खाली पेंडुलम में होता है, बहुत सा चीज होता है एसएचएम वाला, जो आपको 1 बाय 1 बताएंगे। और देखो यहां ध्यान से, आप लोग अब हमको यहां से बोलोगे, फिर हम बोले यहां से अब आपको इन्वॉल्व होना है साथ में, साथ में हम लोग एक दूसरे को पढ़ाएंगे यहां से। देखो एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट पर y निकालने का फॉर्मूला क्या जाना? तो किसी भी पॉइंट पे y निकालने का फॉर्मूला जाना a sin ओमेगा t, शर्त है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। ये हम बार बार कंडीशन सेट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। अब मीन से नहीं स्टार्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्लास आएगा बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जो मेहनत है इसमें, अगला क्लास में मेहनत नहीं है। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे y 0 है और टाइम 0 है मीन पे, ये कोई इंटरमीडिएट पोजीशन है। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं यहां पर वेलोसिटी कितना होगा, यहां पर एक्सलरेशन कितना होगा। आपसे मेरा ये सवाल है। अब यहां पर एक बात तो कंफर्म है, यहां पर जो भी वेलोसिटी होगा यहां पर ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड यहीं पे ना होगा। इसके बाद जब आगे जाएगा तो स्पीड घटवे ना करेगा, क्योंकि mg sin थीटा कहां खींचेगा? पीछे। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होगा? मीन पोजीशन पे। और एक्सट्रीम पर स्पीड कितना हो जाएगा? इसके बाद तुम जवाब दो तो मीन पर एक्सलरेशन कितना होगा? मीन पर एक्सलरेशन सोचो ना, पढ़ाया है तो एक्सलरेशन होता है g sin थीटा, और मीन पर थीटा तो 0 डिग्री बनता है, या 180 बनता है, या 360 बनता है। ये सबका वैल्यू कितना होता है? अरे भैया मीन पर जब फोर्स से 0 है, mg नीचे, टेंशन ऊपर, फोर्स 0, एक्सलेशन 0, और सबसे ज्यादा एंगल एक्सट्रीम पे होता है, तो एक्सलरेशन का सबसे बड़ा वैल्यू कहां पे होगा? कितना होगा ये पता, वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होगा ये पता, लेकिन कुछ कुछ बात हम समझ रहे हैं कि हाँ ये सब होगा। इस फिगर को फिर अच्छे से देखो, इस फिगर को। इस फिगर में हम दिखाया है मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होगा नहीं पता, पर एक्सलरेशन 0 होगा, y का वैल्यू 0। अगर हम एक्सट्रीम पे चल जाएंगे तो एक्सट्रीम का मतलब ही होता है जहां पे वेलोसिटी 0 होगा और एक्सलरेशन मैक्सिमम होगा, कितना होगा नहीं पता, और y का वैल्यू मैक्स होगा। y का वैल्यू कितना के बराबर? a के बराबर, एम्पलीट्यूड के बराबर। कोई दिक्कत? हमको किसका फॉर्मूला डिराइव करना है? वैलो। तो बोलेंगे देखिए सर, वेलोसिटी हम लोग पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको याद होगा तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। देखो वेलोसिटी होता है s बाई टी, लेकिन जब वेरिएबल होता है तो v यू डी एस। तो हम कुछ क्या नया आपको पढ़ा दिया? अभी नहीं। आपको हम क्या बोला? आपको हम बोला इन tan टेनियस velocity is defined as differentiation of displacement with respect to time। क्या लिखा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अरे बाबू, इसका मतलब यही ना हुआ, v डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, तो v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। अब इसके बाद बताए ना, हम साथ में पढ़ोगे मेरे, बोलेंगे सर v इज इक्वल टू डी, y के जगह पे क्या लिखें? a साइन ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी। अब एक बात बता, कांस्टेंट कहां निकाल देते हैं? ये बाबू एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। तो बोलेंगे क्या है सर? आप लिखा है एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू होता है ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये थोड़ी बदलेगा, रेडियस हर जगह सेम होगा। एम्पलीट्यूड आपका बिल्कुल कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो।
अंदर बचा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, एंड काइंडली इसके बाद आप सोचो कि इन चार फॉर्मूला में से कौन सा यूज होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले ये डिसाइड करो कौन सा। तीसरा, तीसरा यूज होगा। चलो ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है। अरे वहां जो थीटा था, थीटा के जगह पे यहाँ पे टी है, ओमेगा है। यहां जो थीटा था, यहाँ थीटा के जगह पे टी है और के जगह पे ओमेगा है। अब फॉर्मूला तुम बोलो हम क्या लिखें? तो लिखेंगे ओमेगा कॉस ओमेगा। हो गया आंसर, हो गया आंसर। बताओ ना वेलोसिटी कितना आया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पता है क्या आया? जिस तरह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था, किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे, ये वो फॉर्मूला है किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और ना चेक कर लेते हैं, एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4 टाइम पे वेलोसिटी 0 होना चाहिए ना। अरे नहीं समझा रहे? एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4 मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होना चाहिए ना। चेक कर लेते हैं। तो बोलेंगे सर v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई टी, और टाइम आप जो बोलिए हम पुट कर देंगे। अरे जैसे डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल किए थे ना हम लोग, जो टाइम बोलिए डाल देंगे, t/6, t/8, t/12। तो यहां भी टाइम का वैल्यू आप क्या दिया है? t/4, t/4 डाल देंगे। t से t खत्म, 2 2 जा आ गया, ओमेगा ए कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू 0। समझ में आया? कितना लोग समझा? अरे भाई समझे? क्लियर है? कितने लोग अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हो? अच्छा कितना लोग वेलोसिटी बता दोगे मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी बताओ मीन पर। तो बोलेंगे मीन पर टाइम 0 डालिए, टाइम 0 ओमेगा इंटू 0 कॉस 0 का वैल्यू। तो बताओ मीन पर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा है। मतलब तुमसे अगर बोलेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी बोलो तो ओमेगा इंटू ए। वेरी सिंपल। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आ गया? ओमेगा इंटू ए। इससे ज्यादा वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो बताइए तुम क्या सीखे? अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी निकल जाएगा, हाँ या ना? अलग अलग टाइम पे क्या निकल जाएगा बताओ? तो y इज इक्वल टू कितना था मेरे पास? ए साइन ओमेगा टी। बताओ वेलोसिटी कितना आ गया? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। यस और नो? अच्छा एक फॉर्मूला तुम लोग सुने होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको फिजिक्स से मतलब नहीं था, मैथमेटिकली हम डाल दिए, हम जानते हैं। थीटा मतलब ओमेगा टी। एग्री और नॉट? एग्री करते हो तो तुम लोग बोलो, तुम लोग बोलो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो गया? जो दिख रहा है वही बोलेंगे। बार बार आप तो शुरू से बोलते आ रहे हैं, एक एक लाइन हम लोग समझ के कर रहे हैं, कुछ भी लाइन अचानक से नहीं चला रहा है। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और एक बात यहां से तुम देख के बोलो साइन ओमेगा टी कितना दिख रहा है? तो साइन ओमेगा टी आपको दिखेगा y बाई ए। साइन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी क्या दिख रहा है? y बाई ए। साइन ओमेगा टी y बाई ए। तो चलो अपने से वैल्यू डालो। तो यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या दिखा आप लोगों को? चलो एलसीएम लो। तो ए स्क्वायर माइनस ये किसका वैल्यू आया? अच्छा कॉस ओमेगा टी का वैल्यू बोल दो, ये रूट में चल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पक्का वाला। अच्छा ए स्क्वायर से बाहर कौन निकलेगा? 1 बाई ए बाहर, अंदर क्या बचा?
अब अगर ये आपको भारी लगता है तो अगेन जैसे बताया है, आप लाइन बाय लाइन चेक करो कौन सा लाइन भारी होगी, अपने आप को भारी नहीं लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा इसको इधर ले गए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन ओमेगा टी पता है वाई बाई ए डाल दिया, एलसीएम ले लिया, ऊपर में सॉल्व कर दिया, स्क्वायर हटाया, रूट में चला गया, ए बाहर निकल गया, हो गया सॉल्व। अब इस कॉस का वैल्यू यहां डालो तो बताओ v कितना हो जाएगा, ओमेगा ए इंटू 1 बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए से खत्म, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेलोसिटी का फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 बोलोगे ये कैसा फॉर्मूला, तो देखो फील करो बाबू मेरे, टाइम का वैल्यू देते जाएंगे, वेलोसिटी निकालते जाओगे, और मान लो टाइम ना दे करके हम ये बोलते तुमसे कि बताओ 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 एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे सर एक्सट्रीम पर वेलोसिटी y का वैल्यू a डालिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बढ़िया है, आप उससे भी निकालो, 0 आया था, मतलब अगर डिस्प्ले अब बोले तुमसे a/2 दूरी पर होगा तो वेलोसिटी बताओ, तो a/2 दूरी डाल दो वहां पे, समझे क्या बताया, मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब दूरी के टर्म में दिया रहे, a/2 दूरी, अगर यही बोलेगा t/12 टाइम पे बताओ तो उससे बनाएंगे, और नहीं तो फिर क्या होगा ना, बोलेंगे a/2 दूरी पे वेलोसिटी बताओ, तो a/2 दूरी के लिए टाइम निकालोगे पहले, y देंगे तो t निकालने आता है, और फिर टाइम का वैल्यू डाल के ना वेलोसिटी निकलेगा, और ऐसे मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अच्छा मीन पर y का वैल्यू कितना ले, तुम लोग बोलो मीन पर y का वैल्यू कितना ले, अरे तो बोलो ना मीन पर y का वैल्यू, तो कितना आया, मीन पर y का वैल्यू 0, तो ये कितना आया, उससे भी तो ओमेगा ही आया था ना, समझे हम क्या बोल रहे हैं, हम इससे भी निकाले तो मीन पर ओमेगा ही आया था ना, तो क्या दो अलग अलग फॉर्मूला है, दो अलग अलग आंसर देगा, नहीं, बस एक फॉर्मूला है टाइम के टर्म का यूज करके निकालने का, और एक फॉर्मूला है दूरी के टर्म में यूज करके निकालने का, मतलब अगर हमको कोई बता दे कि इतना दूर पे है पार्टिकल, इतना दूर पे है पार्टिकल, वेलोसिटी बताइए तो हम बता सकते हैं ना, कितने लोग आपको लगता है कि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी बता दो, बिल्कुल बता देंगे, अरे भाई यहाँ पे a/2 डाल देंगे, a/2 का होल स्क्वायर डालेंगे, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 3a स्क्वायर बाई 4 जो निकलना होगा निकल जाएगा, वट एवर हैज टू कम, अरे समझे, तो हम लोग किसी भी टाइम पे क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। अगर एक्सलरेशन पूछ दे तो कितने लोग लगता है बना लोगे, तो बोलेंगे अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, अरे डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सलरेशन मिलेगा, तो बताओ एक्सलरेशन इक्वल टू क्या लिखे, कितने लोग समझे, dv बाई dt, समझ गए पक्का, एक्सलरेशन क्या हो गया, dv बाई dt, और बताओ v के जगह पे क्या लिखे, तो v के जगह पे ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू dt, ठीक है, कांस्टेंट कौन कौन है, ओमेगा और ए बाहर निकाल दो, अरे अरे यहाँ पे लिखा होता था ना 15 20 50 बाहर निकाल देते थे, ओमेगा ए कांस्टेंट है, तो बताओ एक्सलरेशन हो गया ओमेगा ए बाहर, किसका होगा डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब इसके बाद तुम लोग प्लीज प्लीज बोर्ड देख करके मत सोचो, तुमको फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, और फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, और तुम सोचो कि यहां पर इसको यूज करना है, तो पहले तो माइनस हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या आप लोग समझ गए, समझ गए तो बताओ तो क्या लिखें, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो एक्सलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी को जाना पहचाना है क्या, कौन है ए साइन ओमेगा टी, वाई है, वाई है,
ए सन ओमेगा टी वाई है। अच्छा ओमेगा कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल लगाते हैं, या प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो चलो कांस्टेंट को हटाओ तो क्या लगाएंगे? देख दुनिया गोल है, दुनिया गोल है मतलब हम पहले ये बोला था कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा, पहले थ्योरेटिकली बोल रहे थे, वो न्यूमेरिकली प्रूफ किया है। मतलब जहां शुरुआत किए थे हम लोग वहीं पे आए। आपको कभी भी एसएचएम प्रूफ करना होगा, कभी भी एसएचएम प्रूफ करना होगा, किसी चैप्टर में किसी क्लास में एक ही चीज प्रूफ करना है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ऐसा कोई भी क्वांटिटी आपको मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बताओ, तुमसे बोलेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, इसका जवाब दो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जवाब दो हमको। तो बोलेंगे सर आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछेंगे ना तो y का वैल्यू मैक्स लेंगे, ओमेगा तो कांस्टेंट है, और y का वैल्यू मैक्स होता है एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पर। आपको हम बोले थे ना कि एक्सट्रीम पे मैक्सिमम आएगा, अगर मॉड में ले लेंगे तो निगेटिव हटा दो। समझे क्या बोला? ये अच्छा एक्सेलरेशन का वैल्यू मीन पर कितना होना चाहिए? 0। चेक करो मीन पे y का वैल्यू 0 होता है, 0 हो गया ना, मतलब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला आ चुका है, वेलोसिटी निकालने का आ चुका है, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला आ चुका है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी पोजीशन पे, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। ये बात आप लोगों को समझ में आए? देखो अगर हम 12 पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 मिनट बात करें कि 12 ये बात आपको जो बता रहे हैं समझ में आए चाहे ना, एक बार देख लो। समझना वहीं तक है जहां तक अभी हम समझाया है। अगर हम 12 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 12th में आपको हम ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे, 12th में बोलेंगे कि हम लोग के घर में जो करंट आता है ना, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये एक ऐसा करंट है जिसका वैल्यू लगातार टाइम के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है, और इक्वल टाइम इंटरवल पे पोलैरिटी चेंज हो रहा है। मतलब हाफ टाइम तक चार्ज का फ्लो ऐसे होगा, अगला हाफ टाइम तक चार्ज का फ्लो ऐसे होगा, फिर अगला हाफ टाइम चार्ज का फ्लो ऐसे होगा, फिर अगला हाफ टाइम चार्ज का फ्लो ऐसे होगा। हम लोग घर में ऐसा वाला करंट आ रहा है, बैटरी वाला नहीं है कि पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, डीसी। ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, और आपको हम 12th में क्या लिखा देंगे कि देखो ये जो करंट है ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। तो बोलेंगे हाँ सर एम्पलीट्यूड था ये, वही तो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, ये करंट के मैक्सिमम वैल्यू को हम 12th क्लास में इंडिकेट करेंगे आई नॉट से। जहां ए से इंडिकेट करके पढ़ा रहे हैं उसका नाम आ जाएगा आई नॉट। ऊपर अगर प्लस आई नॉट होगा तो नीचे माइनस, केवल क्या शो कर रहा है कि हाफ टाइम करंट क्लॉकवाइज फ्लो किया है, तो अगला हाफ टाइम। अच्छा तुम ये देख के बताओ, अगर हम ये जो फिगर दिख रहा है इसके लिए हम इक्वेशन ये लिख दें, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको समझ में आ रहा है क्या लिख दिया? ट्रस्ट में अगर आपको हम एसएचएम नहीं पढ़ाए होते हैं तो आपको ये बाउंस करता है 12th में, बहुत सा बच्चे को बाउंस कर जाता है, उसको लगता है ये सब कुंची लिख दिया। तो बोलेंगे देखो जहां वाई एक्सिस था वहां करंट ले लिया, जहां एम्पलीट्यूड था वहां करंट का मैक्सिमम वैल्यू ले लिया, और बाकी तो आप ओमेगा और टी जानते हैं, इसी को रिप्लेस किया। यहीं से लिखा है तुम्हारा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी साइनयूसोइडल वैरी करता है। तो बताओ वोल्टेज अगर बना दे वोल्टेज के लिए इक्वेशन, तो वोल्टेज के लिए क्या लिखाएगा? और उसके बाद अगर आपसे हम पूछें कि बताओ यहां पर टाइम कितना बीता है, T/4, यहां पर एंगल कितना 90, यहां पर टाइम कितना T/2, एंगल कितना 180, यहां पर टाइम कितना बीता है 3T/4, एंगल कितना 3π/2,
यहाँ पर टाइम कितना बीता है t, और यहाँ पर एंगल कितना 2 पाई 360 डिग्री। तो आपको अभी सब इक्वेशन देख कर डर नहीं लगेगा, हालांकि यहां भी पहुंचने से पहले बहुत कुछ पढ़ाएंगे, ये तो हम बहुत डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन कम से कम कुछ रफ आइडिया आपके पास अब है कि इसको बोलते हैं साइन्यूसोइडल वेव। कौन सा वेव कहते हैं? साइन्यूसोइडल वेव। और हम लोग अपने कंक्लूजन पे जा रहे हैं। अब आज के क्लास के लिए अंतिम कुछ मिनट बता रहे हैं, जो पढ़े हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? अगला क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। तो देखो यहां ध्यान से, हम लोग आज क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने आज पढ़ा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन का सारा बात किया। v इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद एक्सलरेशन पढ़ा हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और फिर हम लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग वाई निकालना सीखा, अलग अलग वाई पे अलग अलग टाइम निकालना सीखा। हम लोग उसी तरह वेलोसिटी को भी निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग ग्राफ का बात करें, तो यहां ध्यान दोगे काइंडली, वाई के लिए ग्राफ कैसा बना? तो वाई के लिए ग्राफ ऐसा बना। देखो फिर बोल रहे हैं, मेरे पास तो वैसा कॉपी और स्केल नहीं है, छोटा बड़ा बन जाता है, लेकिन आपके पास है, नापना आपके एकदम बेस्ट डायग्राम बनाओगे। देखो बेस्ट डायग्राम वही बना सकता है, इसके पास कॉन्सेप्ट है, जो ये जानता है कि बराबर होना चाहिए। नहीं तो तुम देखना ना, बहुत से लोगों कॉपी में डायग्राम ऐसे कुछ भी बना होता है, तो उसको लगा फिगर तो बनाया, ड्राइंग थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, इस सब में फिजिक्स छिपा हुआ है। अब एक बात बताओ, तुम लोग बताओ, ये जब डायग्राम बन रहा है ना, तो दिमाग में पेंडुलम आना चाहिए। दिमाग में क्या आना चाहिए? पेंडुलम आना चाहिए। पेंडुलम में अलग अलग पॉइंट बताते हैं, बी सी डी, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये मेरा जी था, ये मेरा एस। दिमाग में ये डायग्राम आना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर टाइम 0 था, और यहीं पर टाइम t/2 भी बीतता है, और यहीं पर टाइम t भी बीतता है, डिपेंड करता है जा रहा है आ रहा है क्या कर रहा है। यहाँ पर टाइम बीतता है t/4, यहाँ पर एंगल बीतता है 90, यहाँ पर एंगल 180 भी बीतता है, 0 भी बीतता है, और 360 भी बीतता है, यहाँ पे 270 डिग्री बीतता है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, जो कि ओमेगा ए होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है, यहाँ पे भी वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। सॉरी, एक्सट्रीम है ना, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 होता है, ठीक। और वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ सोचें, किसका सोचें? ये तो मेरा बताओ, यहाँ पर टाइम कितना बीता है t/4, यहाँ पर टाइम t/2, यहाँ पर टाइम 3t/4, यहाँ पर टाइम t। अब एक बात बताओ, 0 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट तो 0, और 0 टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम, हाँ या ना? अरे भाई टाइम का वैल्यू 0 डालो, बताओ साइन 0 का वैल्यू, अरे साइन ओमेगा इंटू 0, साइन 0 का वैल्यू ओमेगा इंटू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1। तो डिस्प्लेसमेंट 0 और वेलोसिटी मैक्सिमम ओमेगा ए। तो बताओ ओमेगा ए मतलब इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अरे कुछ समझा? इसका ग्राफ ओरिजिन से मत स्टार्ट कर देना, यहाँ पे स्टार्ट करने का मतलब था 0, है ना कुछ वैल्यू, हाँ या ना? और बताओ t/4 टाइम पे वेलोसिटी कितना हो रहा है? 0। हम बोलेंगे प्रूफ कर दो t/4 पे 0, कितना लोग प्रूफ कर सकते हो? बोलेंगे सर ओमेगा के जगह पे 2π/t, और इसके जगह पे t/4 सॉल्व करेंगे, cos 90 0 आ जाएगा, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है? और थीटा बढ़ रहा है तो कॉस का वैल्यू, साइन नहीं है कि बढ़ेगा, कॉस है, घटेगा। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे आगे जाएंगे कितने लोग समझे ग्राफ यहां आके 0 होगा? देख
सीधा मत खींच देगा, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व में जाता है ना। तो ये कितने लोग समझा रीजन? t/4 टाइम पे आके 0 होगा, हाँ या ना? चल बता कहां पे पहुंच चुके हैं? एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहां से वेलोसिटी का मुंह कहां होगा? पीछे। और वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर। तो इधर अगर प्लस आई कैप है तो इधर मतलब वेलोसिटी अब निगेटिव में जाएगा। निगेटिव केवल शो करता है कि डायरेक्शन चेंज होगी। अब एक बात समझ समझ के बताना, एक बात बता, जब फिर ये लौट के यहाँ आएगा तो वेलोसिटी फिर ओमेगा ए होगा। अरे जाते समय ओमेगा ए था, लेकिन जाते समय अगर प्लस ओमेगा ए है तो आते समय माइनस में क्या बता रहा है? डायरेक्शन चेंज हो गया, यही ना बता रहा है। तो एक बात बता, यहाँ पे t/4 टाइम पे वेलोसिटी 0, ये ग्राफ यहाँ पे पहुंचा, बताओ यहाँ पे एंगल कितना बना? 180। अरे मीन पे आ गया वापस। और यहाँ पे ऊपर अगर प्लस ओमेगा ए था तो नीचे क्या होगा? कितने लोग ये ग्राफ जो ऐसे करके बना है लहरिया मार के, समझ में आए? कुछ बुझा रहा है? ठीक है, अगला क्लास फिर यहाँ ग्राफ से स्टार्ट करेंगे हम रिवाइज करते हुए, ठीक है? लेकिन आज जितना सीख के जा सको सीख के जाओ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, 180 पे आ गए, अब बताओ पीछे गए तो यहाँ पे कितना पे आएगा? 270। यहीं पे ना 270 बनता है, 270 पे वेलोसिटी फिर क्या? 0। तो फिर ये ग्राफ यहाँ जाएगा और फिर ये लौट के यहीं पे आ गया, फिर वेलोसिटी का मुंह उलट गया ना। अरे यहां से इधर था, उल्टा उल्टा यहाँ से मुंह, वेलोसिटी का मुंह उल्टा, और फिर यहां से उलट गया, फिर पॉजिटिव में मुंह हो गया। तो बताओ, बुक में पता है ग्राफ ऐसे बना होता है, बुक में ऐसे दिया रहता है डिस्प्लेसमेंट और ऐसे दिया रहता है वेलोसिटी। तो बच्चा मार्क ही नहीं कर, हम तो लाइन खींच दिए ना हरा हरा, बच्चा इसको ऐसे डायग्राम बना देता है, सोचता है डायग्राम है ना बना हुआ है, ऐसे वो खींच दिया और वेलोसिटी जो है वो ऐसे करे खींच दिया, उसको लग रहा हम भी तो सेम बनाए, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। तुम देखो ध्यान से, हाँ तुम लोग को लग रहा है सेम, देखो यहाँ ये 90 है और यहाँ 90 पे 0 होना चाहिए था, इसको यहाँ टच करना चाहिए था, सेम नहीं है। यही छोटा छोटा दिक्कत है जो बहुत दिक्कत करता है बाद में। दिखा हम क्या बोले हैं? इससे हम निशान खींचे कि cos 90 पे ना 0 होगा, यहाँ हम जो खींचे देखो, क्योंकि मुझे पता था एज अ टीचर, हमको आइडिया है कि ये जब 0 है तो ये मैक्सिमम पे है। सुनाई दिया? तो इसको बोलते साइन वेव का ग्राफ, इसको बोलते हैं कॉस वेव का ग्राफ। तो आप अगर मैथ नहीं भी है तो साइन वेव और कॉस वेव का ग्राफ बनाना सीख गए। कॉस का क्या ओरिजिन से स्टार्ट होगा? नहीं, ऊपर से, और साइन का 0 से। कितना लोग बुझाए रहे? ठीक है, चलो अगला क्लास में।